हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज यूनिट नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से और टॉपिक्स जिसको आप तैयारी कर चुके हैं उसको हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन और मैं क्लोरोफिल और विटामिन B12, इन तीनों में से किसी का भी आपको एग्जाम्पल लेके पूछ सकता है कि इसका केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा होगा। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है भाई? आयरन, सबको पता है। क्लोरोफिल में क्या होता है केंद्रीय धातु परमाणु? मैग्नीशियम। और विटामिन बी में कोबाल्ट। ध्यान रखना है इस बात का कि इन तीनों में केवल मैग्नीशियम ऐसा मेटल है जो एस ब्लॉक का एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है, ठीक है ना। और ये तो डी ब्लॉक के बनाते ही हैं, निकिल हो, कोबाल्ट हो, मैग्नीज हो, टिटेनियम हो, यानी डी ब्लॉक के जनरली बनाते हैं। लेकिन इकलौता है मेरे समझ से, इकलौता जो मेरे जो जानकारी में है, हालांकि और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी में एस ब्लॉक का जो एलिमेंट मेटल है मैग्नीशियम, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है, ठीक है। हालांकि कुछ जगह पर सिलिकॉन भी बना सकता है, तो मैग्नीशियम को मैं जान रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक नंबर का हो गया कि हीमोग्लोबिन में आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और विटामिन B12 में कोबाल्ट। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे लिगेंड के बारे में, चिलेट लिगेंड, उभयदंती लिगेंड और डेंटिसिटी क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में पूछता है। तो पहले मैं अब आता हूँ लिगेंड के बारे में। लिगेंड से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो चलिए उसको देख लीजिए। तो पहले लिगेंड होता क्या है? आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, देते हैं, किसको देते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु को। क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। किसको देते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। तो क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड के प्रकार और उसके चार्ज और उसके दाता परमाणु के आधार पर कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन मैं डीप नहीं जाकर टू द पॉइंट, 3 पॉइंट में। तो पहले हमें बताना है कि लिगेंड होते क्या है। क्या पूछता है? लिगेंड, लीगेंड, ठीक है। क्या होते हैं? ऐसा परमाणु या परमाणु समूह जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दान करते हैं। किसको दान करते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, परमाणु न होकर आयन होता है। तो ये क्या करता है? लोन पे इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन युग्म। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उसे लिगेंड कहते हैं। अच्छा, लिगेंड क्या होते हैं, किस प्रकृति के? लेविस, LEWIS, लेविस बेस होते हैं, यानी लेविस हिंदी में बोलें तो लुईस क्षार होते हैं। और क्योंकि लुईस ने बताया था जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। इस नज़रिए से भी पूछ सकता है। चलिए अब इसके प्रकार के नज़रिए से बात कर लेते हैं कि लिगेंड, उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं? उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए, या उदाहरण देगा आपसे पूछ सकता है। तो जल्दी से उसको देख लीजिए कि उभयदंती लिगेंड क्या होता है, फिर चिलेट रिंग क्या होते हैं, कौन स्टेबल होता है। क्या पूछ रहा है? उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं। तो ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसे लिगेंड जिसके पास एक से अधिक डोनर एटम हो, दाता जो डोनर एटम होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, तो जैसे NO2 नाइट्राइट आयन, NO2 माइनस। नाइट्राइट आयन क्या करता है? नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन से भी दान कर सकता है और ऑक्सीजन से भी दान कर सकता है। तो जब नाइट्रोजन से दान करेगा तो नाइट्रो N लिखा जाएगा, और जब O से दान करेगा, यानी जब केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देगा तो नाइट्रो O लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? नाइट्रो O। और जब N डोनेट करेगा तो नाइट्रो N, ठीक है ना। और इसी तरह से SCN, या पहले साइनाइड देख लिए, साइनाइड आयन में जब C देगा तो साइनाइडो N, सॉरी, C दे रहा है तो C लिख दीजिए, और यदि N दे रहा है तो साइनाइडो N,
यहाँ तो क्लियर है कि ये सी से दे रहा है, एन से दे रहा है। कभी कभी इस सी और एन न लगाकर इसको बोलते हैं साइनाइडो, जब हम क्या दे रहा है सी से, जब एन से देगा तो इसके लिए आर करके क्या लिख सकते हैं, आइसोसाइनाइडो। ठीक है, आइसोसाइनाइडो। एन और सी के बजाय क्या लिखा जा सकता है, यदि एन से दे रहा है तो आइसोसाइनाइडो, सी से दे रहा है तो साइनाइडो। ठीक है, उसी तरह से SCN थायोसाइनाइटो क्या हो सकता है, इसमें क्या नाम, यदि सी दे रहा है तो क्या, यदि साइनाइड का क्या दे रहा है, एन दे रहा है तो क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो एन, और यदि सल्फर देगा तो क्या बोलेंगे, थायोसाइनाइटो एस। तो इस तरह से NO2 साइनाइडाइन और थायोसाइनाइड ये क्या है, उभय दंती लिगेंड हैं, क्योंकि एक से अधिक दाता परमाणु तो है लेकिन एक बार में केवल एक ही परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है। क्लियर है। चलिए अब हेक्साडेंडेट लिगेंड या बहुदंती लिगेंड क्या होते हैं उसका एक एग्जाम्पल पूछ लेता है। तो पूरा नाम EDTA का पूरा नाम पूछता है, और EDTA क्या है, हेक्साडेंडेट का एग्जाम्पल है, क्या काम आता है वो भी पूछ लेता है, और चिलेट क्या है, लिगेंड से संबंधित अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। EDTA हेक्साडेंडेट लिगेंड का एग्जाम्पल है, पूरा नाम पूछता है, और उसमें दाता परमाणु कितने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पूरा नाम पहले जानिए, EDTA। ई से हो गया एथिलीन, डी से हो गया डाई एमीन, डबल एम नहीं, ये सिंगल एम होता है। ठीक है, एथिलीन डाई एमीन, टी से टेट्रा, ए से एसीटेट। ठीक है, आयन जब यह लिगेंड की तरह काम करेगा तो एसीटेटो हो जाएगा, एसीटेटो। जब ये लिगेंड के रूप में यूज होगा तो एसीटेटो, ऐसे रहेगा तो एसी। अब इसका स्ट्रक्चर पूछ लेता है, तो क्या है, डाई एमीन, एथिलीन मतलब 2 कार्बन पहले बनाइए, फिर क्या है डाई एमीन, तो इसके साथ नाइट्रोजन जोड़िए। ठीक है, फिर इसके साथ क्या है, टेट्रा, 4 CH2COO-, CH2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कभी कभी किताबों में CH3 लिखा रहेगा तो आप कार्बन की वैलेंसी जानते हैं, तो 4 से ज़्यादा कार्बन की वैलेंसी नहीं होता, इसलिए CH2 ही रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। फिर COO-, फिर दूसरे में के साथ क्या है, N है, इसके साथ 2 क्या है, एसीटेट आयन, CH2COO-। तो दाता परमाणु कौन कौन है, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है तो H2 लगा दीजिए। देखिए एथिलीन मतलब 2 कार्बन, एथिलीन हो गया, डाई एमीन 2 एमीन ग्रुप है, और टेट्रा मतलब 4, 1 2 3 4 एसीटेट ग्रुप है। ठीक है, तो दाता परमाणु कौन कौन है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 जो दे रहा है, फिर 2 नाइट्रोजन हो गया जिसके पास लोन पेयर है, तो 4 और 2 नाइट्रोजन, तो टोटल कितने दाता परमाणु हैं, 6 दाता परमाणु हैं। दाता परमाणु कितने हैं, 6, और ये बनाएगा साइक्लिक संरचना, यानी एक से ज़्यादा दाता परमाणु एक साथ जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ता है तो ऐसे संरचना को क्या नाम देते हैं, चीलेट। क्या बोलते हैं, चीलेट, या बोलिए, या हिंदी में लिखेंगे तो कीलेट। ठीक है, कीलेट प्रभाव या कीलेट इफेक्ट बोलते हैं। जब ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ेगा तो रिंग बनाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये मान मारकर, और इधर से भी जुड़ा, और देखिए ये देखिए ये दिया इधर से और इधर से, ऐसे दे रहा है तो मोनोडेंडेट, ऐसे है तो डाइडेंडेट, लेकिन एक साथ दे रहा है इसको केंद्रीय धातु परमाणु को तो एक चक्री संरचना बन जाती है जिसे चिलेट बोलते हैं या चिलेट प्रभाव। वो मोनोडेंडेट वाले की तुलना में बहुत ज़्यादा स्थायी या स्टेबल होता है। ठीक है, एक साथ कई चीज़ें। अच्छा, अभी बताया कि लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के प्रकार क्या होते हैं, आवेश के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन, धनात्मक, ऋणात्मक। ज़्यादातर यूज क्या होता है क्वार्टिसन कंपाउंड में, धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन। धनात्मक वाले बहुत लिमिटेड है, नाइट्रोसोनियम आयन और हाइड्रोजीनियम आयन, ये 2-3 हैं जो कि आपको याद रखना, नाइट्रोसोनियम आयन NO+, और हाइड्रोजीनियम NH2 1+ चार्ज रहेगा। ठीक है,
और निगेटिव वाले बहुत सारे हैं, उदासीन भी बहुत सारे हैं, जैसे पानी, एमोनिया, ये सब उदासीन वाले हैं। नेगेटिव तो आप अलॉट ऑफ, जिसको आप याद किए होंगे। और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है। क्या पूछता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? दिए गए यौगिक में कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उससे संबंधित EN रूल आएगा। तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बता दूं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। तो जल्दी से देखिए समन्वय संख्या क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? CN। तो इसका मतलब साइनाइड मत समझ लीजिएगा, यहाँ शॉर्टकट इस्तेमाल किया गया CN। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर से सुन लीजिए, किसी उप संयोजक यौगिक में कितने दाता परमाणु से जुड़े हैं केंद्रित धातु परमाणु, वही उसकी क्या होती है? समन्वय संख्या। ठीक है, मैं इंग्लिश में बोल रहा था तो उसको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब एग्जांपल से समझिए बात को। मैंने कहा कि लिगेंड डोनर एटम, दाता परमाणु की संख्या। हिंदी में एक बात समझ लीजिए, दाता परमाणुओं की संख्या। ठीक है, किसी यौगिक में, कौन सा यौगिक? उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या ही उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए FeCN6 कुछ इस तरह से कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ पर मान लीजिए K4 है। तो इसमें जो लिगेंड हैं, लिगेंड कौन है? साइनाइड है। कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ तो बात समझ में आ रही है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा? 6, क्योंकि इसके दाता परमाणु क्या है? कार्बन है। तो कितने साइनाइड आयन है? साइनाइड आयन 6 हैं, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये तो बात समझ में आ रहा है। लेकिन कभी कभी डाइड इंडेट लिगेंड जब आ जाता है, जैसे EN या ऑक्जिलेटो आ जाता है या EDT आ जाएगा, तो उसमें कैसे बताएंगे? लिगेंड की संख्या रहेगी 1 या 2 या 3 या कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो वहाँ पर हमें क्या देखना होता है? दाता परमाणु संख्या। इसलिए हमने बोला कि लिगेंड की संख्या नहीं बोलिएगा, दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो उसके लिए याद रखना होगा कि कौन मोनोडिंडेट है, कौन डाइडिंडेट है, कौन ट्राई है, कौन टेट्रा, कौन पेंटा, कौन हेक्सा है। तो आप इसकी बताइए। जैसे EN होल थ्राइस, ये है मान लीजिए कोबाल्ट। ठीक है, और इस पर 2+ है। अब इसमें पूछ लेगा कि इसकी समन्वय संख्या बताइए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? EN। तो EN का फुल फॉर्म जानते हैं कि नहीं? आप जान लीजिए, जानते होंगे। इथेन 1,2-डाईएमीन, इथेन 1,2-डाईएमीन। ठीक है, इथेन 1,2-डाईएमीन, ये उसका क्या है? IUPAC नेम। कॉमन नेम क्या है? एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, डबल M है कि सिंगल M, मुझे अभी कन्फ्यूजन है, आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना, सिंगल M है कि डबल M है। एथिलीन डाइमीन कॉमन नेम है, दोनों कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। C एथिलीन, 2 कार्बन, NH2, इसके दाता परमाणु कितने हैं भाई? 2। कौन है? ये नाइट्रोजन देता है, और इसका ये। ठीक है, तो ये एथिलीन डाइएमीन है। तो कितने दाता परमाणु एक लिगेंड में? ये पूरा एक लिगेंड है। क्या है? एक लिगेंड है। दाता कितने हैं? 2 है। तो कितने लिगेंड हैं यहाँ? 3। तो 3 दूना 6। तो दाता परमाणु टोटल कितने हो गए? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा कि CN नंबर कितना है? 6। अब दिख कितना रहा है? 3। तो यही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि दिख रहा है 3, क्योंकि वो लिगेंड याद किए हैं परिभाषा में। तो लिगेंड की संख्या से नहीं देखना है, हमें दाता परमाणु की संख्या से देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या क्या होता है। ठीक है ना, तो ऐसे भी एग्जाम्पल से पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये भी तैयार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। समन्वय संख्या हो गया। अब कभी कभी होमोलिप्टिक और हेट्रोलिटिक, यानी समान प्रकार के जब लिगेंड होते हैं किसी यौगिक में, तो उसको बोलते क्या है? होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और यदि असमान प्रकार के हो जाएंगे तो हेट्रोलिप्टिक, यानी
थोड़ा सा हिंदी देख लीजिएगा। समान वाले लिगेंड को लिए क्या शब्द है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, याद था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसको भी समझ लीजिए, जब केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़े हैं वो एक ही प्रकार के हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं होमोलिप्टिक होमोलिप्टिक, ठीक है। और यदि असमान के हैं, जैसे ये यल है, ए है, यल 3 है और ए 3 है, तो ये कितने हैं, यहाँ भी लिगेंड की संख्या 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये क्या है, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। लिप्टिक होमोन्यूक्लियर मोनोन्यूक्लियर, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लीजिए। हाँ, मैं सही लिखा हूँ, बस इसमें एक गड़बड़ है कि स्पेलिंग सुधार कर लीजिए। यहाँ लेप्टिक है, लेप्टिक वाई की जगह पर ई रहेगा, कम्प्लेक्स, ठीक है, ये है कम्प्लेक्स, ठीक है। जब एक तरह के लिगेंड होते हैं तो होमोलिप्टिक, और जब अलग अलग तरह के लिगेंड होते हैं कम्प्लेक्स में, यौगिक में, तो उसको हेट्रोलिप्टिक बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने जनरल लिखा है, एग्जाम्पल इसका ले लें, तो इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये है टिटेनियम H2O होल 6, ठीक है, इस पर 3+ है, तो ये जो जितने लिगेंड हैं वो कितने क्या हैं, वाटर है, कितने हैं, 6 हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए ये कोबाल्ट है, यहाँ पर H2O कितना हो गया, 3, और अमोनिया कितना हो गया, 3, तो 3 अमोनिया है और 3 क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेट्रोलिप्टिक कम्प्लेक्स, क्योंकि 2 प्रकार के लिगेंड हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, होमोलिप्टिक हेट्रोलिटिक। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि इस यौगिक में कम्प्लेक्स आयन के डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे मैं डी और एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था, तो आपको इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी इसी का पूछ लेगा कि इस यौगिक में, दिए गए यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको पहले क्या निकालना होगा, आपको क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए लिगेंड पर चार्ज कितना है। तो ये पानी क्या है, उदासीन है, अमोनिया क्या है, उदासीन, और ये किस ऑक्सीकरण अवस्था में है, कोबाल्ट यहाँ पर +3। यदि कोई निगेटिव वाला होता तो रख के चेक करना पड़ता, मतलब ऑक्सीकरण संख्या निकालना पहले है आपको। मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीकरण यहाँ भी 0 है, संयोग समय तो ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी होता है। तो कैसे मान लीजिए निकालना है, जैसे यहाँ कोबाल्ट है, H2O का होल 4 है, Cl2, और यहाँ पर प्लस चार्ज है। कभी कभी उदासीन भी रह सकता है, कभी प्लस चार्ज है। तो मान लीजिए कोबाल्ट का निकालना है यहाँ पर, तो कैसे निकाला जाएगा, तो इसको x मानेंगे। पानी का क्या होता है, 0, ये आपको याद करना पड़ेगा, तो 0 × 4, और यहाँ क्लोराइड का कितना होता है, -1 × 2 बराबर, इस पर कितना चार्ज है, +1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे आप ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं ना, सेम उसी तरह से निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको लिगेंड पर आवेश कितना है ये जानना जरूरी होगा, ये थोड़ा सा आपका काम बढ़ेगा। तो x + 0 - 2 बराबर +1, ये यहाँ ख़त्म हो गया, x बराबर ये माइनस इधर जाएगा, माइनस जाएगा तो +2 +1 पहले से, तो ये बन जाएगा क्या, +3। यानी यहाँ कोबाल्ट किस ऑक्सीकरण अवस्था में, +3 है। तो अब +3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करते हैं ना कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का कितना होता है, 27, लेकिन +3 है, तो पहले लिख लीजिए 4s2 और 3d7 नॉर्मल स्टेट। अब कोबाल्ट +3 स्टेट में क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से, तो 4s0 और 3d6। तो 3d6 का मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन पूछता है, और कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये भी पूछता है। तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, 4। तो टोटल आंसर कितना हो गया, 4। देखिए क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ सकता है, तो 4 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पूछेगा, कि इसका चुंबकीय घूर्ण निकालना है, तो 4 रख देंगे किस फार्मूले में, कल बताया था n+2 में। बोर मैग्नेटान इसका क्या है, यूनिट। कभी कभी इसका भी देखिए एक साथ कितने क्वेश्चन बन सकता है एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। तो ये हो गया आपका लिगेंड से संबंधित। अब वर्ण थ्योरी मतलब इनके रसायन क्वाड्रेशन कंपाउंड के जनक कौन है, फादर ऑफ क्वाड्रेशन कंपाउंड, वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर।
ठीक है, उन्होंने क्या बताया, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, आयनाइजेबल होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होता है। प्राइमरी वैलेंसी जनरली निगेटिव आयन से सेटिस्फाई होता है, जबकि क्वाड्रेशन सेकेंडरी वैलेंसी निगेटिव के साथ साथ उदासीन चार्ज के साथ निगेटिव चार्ज रखता है या उदासीन चार्ज रखता है। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी जनरली काउंटर आयन के रूप में रहता है, और सेकेंडरी वैलेंसी एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये वर्नर थ्योरी का सिद्धांत था। अच्छा, कभी कभी द्विक्लवड़ और क्वाड्रेशन कंपाउंड में अंतर पूछ लेता है, ये अंतर वाले में हो गया। तो अंतर तो याद करते हैं आप कि द्विक्लवड़ क्या होता है, पूरी तरह से आयनाइजेबल होता है, सभी आयन मौजूद होते हैं जली विलयन में, जबकि संकर यौगिक में या कम्प्लेक्स कंपाउंड में केवल दो प्रकार के आयन बनते हैं, एक सिंपल, एक कम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो द्विक्लवड़ और क्वाड्रेशन कंपाउंड में क्या होता है, क्वाड्रेशन बॉन्ड होता है, जबकि द्विक्लवड़ में आयनिक केवल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के साथ सासोनिक बॉन्ड होता है, क्वाड्रेशन बॉन्ड नहीं होता। इसके एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे ये सब जो भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये क्वाड्रेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड है, और द्विक्लवड़ का फेरस अमोनियम सल्फेट, पोटास एलम। तो ये द्विक्लवड़ और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल, डिफिनीशन, अंतर एक याद करिए, वर्नर थ्योरी याद करिए। याद करने का मतलब समझ लीजिए, और जो भी बता रहा हूँ मैं उसको तो पढ़ ही लीजिए, जरूर पढ़ लीजिए। हाँ, आगे पूछता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए यौगिक का VBT के अनुसार क्या बनाइए, इसका संरचना बनाइए, संकरण बताइए, और उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये बताइए। तो उसको देखिए, मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ आपको। देखिए, मैं IUPAC नाम और समझौता भी बताऊंगा, अभी पहले VBT बता दूं कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि VBT के अनुसार, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आबंध संयोजी सिद्धांत के अनुसार NiCl होल 4 2 माइनस, NiCN का होल 4 2 माइनस, या NiCO का होल 4, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इन तीनों में से किसी का संरचना पूछ सकता है, संकरण पूछ सकता है, और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या युग्मित या अयुग्मित, मतलब कहने के अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है कि प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, चुंबकीय गुण पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन कर सकता है एक ही एग्जाम्पल से, तो तीनों में से किसी एक को पूछ सकता है जनरली। तो तीनों को आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक को समझा रहा हूँ, जिसको कर दीजिए। आप किसको कर रहे हैं, इस नीचे वाले को अभी कर दे रहा हूँ, ऊपर वाले चलिए मैं 2 को कर दे रहा हूँ, हालांकि तीनों इंपॉर्टेंट है, मैं किसको करूँ, तीनों को कर दे रहा हूँ। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए पहले में क्या करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार उसका पहले क्या बनाना है, ऑर्बिटल कंसेप्ट समझाना है, फिर उसका संरचना बनाना है, फिर चुंबकीय गुण बताना है ना। ठीक है ना, 3 चीज़ पूछा है, संरचना, संकरण और उसका चुंबकीय गुण। तो आपको क्या करना है, तो पहले मैंने किसका लिया है, NiCl होल 4, होल करिए मत करिए, अंडरस्टूड है, 2 माइनस, मतलब होल Cl का होल 4 या Cl4, बात एक ही है। तो यहाँ पर निकिल का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +2, तो निकिल का होता है कितना, 28। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो याद रखिएगा, यहाँ आप बाउ नियम से करेंगे, थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, आप बाउ नियम छोड़ दीजिएगा, क्रम से लिख दीजिएगा ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे 4s2 पहले आता है ऊर्जा के हिसाब से, लेकिन उसको क्रम से बनाइए, 3d पहले लिखिए, 4s बाद में। ठीक है, तो 3d8 4s2 ये हो गया निकिल का, लेकिन यहाँ निकिल 2+ फॉर्म में है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा यस से, तो यहाँ पर क्या हो गया 4s0 3d8। अब इसके P मैंने लिखा है 4p00, क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल भी सम्मिलित होगा संकरण में, इसलिए। क्यों होगा, क्योंकि आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा होगा, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें लिगेंड को उसके दुर्बलता या प्रबलता के क्रम में क्या किया गया है, रखा गया है, उसको भी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो Cl यानी क्लोराइड आयन जो है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, ये सब दुर्बल लिगेंड है, तो उसके लिए क्या आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, मतलब दुर्बल लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं कर पाते, इसलिए आउटर डी ऑर्बिटल संकरण में पार्टिसिपेट करता है, तो इसलिए हमें P को लेना पड़ा यहाँ पर। ठीक है ना, समझ रहे हैं, कारण दुर्बल है तो दुर्बल के लिए पेयरिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर D8 है, यहाँ पर 4p, सॉरी यहाँ पर 4s क्या है, 0 है, यहाँ 4p क्या 0 है। अब लिगेंड में अभी क्या संकरण होगा, पहले निकिल का बना लीजिए ऑर्बिटल्स हो, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिएगा, ये समझने के लिए अपने है, ये बनाइए चाहे मत बनाइए, ये लिखिएगा, फिर ये बनाइए, फिर क्या होगा संकरण बनाइए। तो संकरण के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4, क्योंकि यहाँ पर 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन आएंगे तो ये पेयरिंग नहीं होगा, तो भरना कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, तो एक यस इन्वॉल्व होगा, और 3p, ये 3
एक S 3P मिलकर क्या बनाएंगे, sp3 संकरण, क्योंकि डिसम्मिलित नहीं होगा, डिसम्मिलित नहीं हो तो उसका नाम नहीं होगा। तो S एक हो गया और 3P, टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4। ठीक है, वो संकरित हो गया, ये क्या है, sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉम्प्लेक्स लिखिए NiCl4 2-। ठीक है, अब इसमें इसके इलेक्ट्रॉन बनाइए पहले, जिस मेटल का था, ये मेटल का है, D8 क्या है, मेटल का। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसमें दिखाएंगे क्लोराइड आयन का, तो डॉटेड लाइन या क्रॉस लाइन से दिखाइए उसको। ये जो क्रॉस इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं, क्लोराइड आयन के, क्लोराइड आयन के। ठीक है ना, क्लोराइड आयन के क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया, तो इसमें सम्मिलित किया हुआ संकरण क्या हुआ, sp3 संकरण। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बनाएंगे, दिखाएंगे। तो 2 ही स्टेप में मैं दिखाया, थोड़ा सा एक स्टेप गैप कर दिया। ठीक है ना, आप इससे भी दिखा सकते हैं कि संकरण हुआ, ये कॉम्प्लेक्स बना। अब जब sp3 संकरण होता है तो इस संरचना क्या होता है भाई, संरचना बनाएंगे Ni टेट्राहेड्रल। क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 संकरण बार बार पढ़ते आए हैं, किसका, मीथेन का। कैसा बनाते हैं, टेट्राहेड्रल। तो ये हो गया, निकिल पर 2 माइनस चार्ज, यानी कम्प्लेक्स पर 2 माइनस चार्ज। ये संरचना का नाम क्या है, चतुष्फलकी, चतुष्फलकी। ठीक है, या टेट्राहेड्रल। ठीक है, 2 चीज़ हुआ। तीसरा चीज़ पूछ रहा है कि चुंबकीय गुण, ये अनुचुंबकीय है कि प्रति, मतलब चुंबक की ओर आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित होगा। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय, यदि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, जोड़े में होंगे, तो प्रतिचुंबकीय। तो ध्यान से देखिएगा, सब देखना है, यहाँ से लेकर A to Z देखना है, इसको केवल नहीं। तो यहाँ देखिए D में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है, इसलिए ये क्या होगा, चुंबकीय गुण का तीसरा क्वेश्चन है आपका हो गया अनुचुंबकीय, मतलब पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय की, यानी चुंबक से क्या होगा, आकर्षित होगा यह कंपाउंड। ठीक है, 3 क्वेश्चन मिल गए, एक एग्जाम्पल से तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वैलेंस बाउंड थ्योरी के हिसाब से डायग्राम, ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाकर उसमें संकरण दिखाएंगे, संकरण के बाद संरचना बनाएंगे, संरचना के बाद ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं युग्मित है कि अयुग्मित है, इसको देखकर अणु है कि प्रति है, ये बताएंगे। इसी तरह से तीनों को बना लेंगे। अभी मैंने किसका बनाया, NaCl4 का, अब किसका बनाना है, NiCN का होल 4 2-। सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर Cn क्या है, प्रबल लिगेंड हो गया। अभी Cl क्या था, दुर्बल। तो कहाँ कहाँ बदलाव होगा, देखिए जल्दी से मैं बदलाव करने जा रहा हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, आपको ज़्यादा पूरा सीखना है। तो निकिल का यहाँ निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आप हटा दीजिए, आपको जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पर निकिल किस ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसमें भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, यानी 4s से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बचा है, 4s 0 और 4p 0। अब यहाँ पर साइनाइड जो लिगेंड है, साइनाइड आयन, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बोनिल जिसे बोलते हैं। तो ये सेकंड स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी पेयरिंग करेगा, तो पेयरिंग करेगा तो जो अनपेयर्ड है वो क्या हो जाएंगे, पेयर्ड अप हो जाएंगे। पेयर्ड अप हो जाएंगे तो ऑर्बिटल कहाँ से खाली हो जाएगा, D से स्टार्ट हो जाएगा खाली होना। तो देखिए यहाँ पर एक स्टेप बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तो पहले ये दिखाएंगे D8 का, निकिल का। जब संकरण होने के पहले ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 था, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, खाली हो गया, क्योंकि ये इसमें आ गया, पेयर हो गया। तो पेयर होने से यहाँ D खाली है, S खाली है और 3 P खाली है। 4 चाहिए लेकिन 4 ऑर्बिटल चाहिए खाली। तो यहाँ भरना स्टार्ट कहाँ से होगा, इलेक्ट्रॉन का भरना कहाँ से होगा, साइनाइड जो इलेक्ट्रॉन लाएगा, ये भी निकिल का हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, NiCN होल 4 2-। तो अब संकरण पहले बताना है, पहले बॉन्डिंग के पहले क्या होता है, संकरण होता है। तो एक S, एक क्या है, D है, ये क्या है, D, ये क्या है, S, ये क्या है, P, लेकिन हमें 4 ऑर्बिटल ही चाहिए। तो एक क्या यूज होगा, D का, एक क्या यूज हो रहा है, D ऑर्बिटल, और एक क्या यूज हो रहा है, S ऑर्बिटल, और 2 क्या यूज हो रहा है, P ऑर्बिटल। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, D S P, कितना यूज हो रहा है, 2। तो संकरण क्या हो गया, DsP2, क्या बोला जाएगा, DsP2 संकरण। कैसा संकरण, DsP2 संकरण हुआ। ठीक है, इसको बगल में लिख लेंगे, नीचे यहाँ पर लिख देते हैं DsP2 संकरण। ठीक है, DsP2 संकरण। अब नीचे बना लेंगे फिर से ऑर्बिटल,
सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। अब जो डॉटेड इलेक्ट्रॉन या क्रॉस इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे किसके होंगे, साइनाइड के। यहाँ से भरना स्टार्ट होगा, एक यस में भरेगा, 2 पी में भरेगा, एक पी खाली रहेगा। ये किसके इलेक्ट्रॉन है भाई, साइनाइड आयन के। ये किसके हैं, साइनाइड आयन के। ये किसके हैं, साइनाइड आयन के। ये किसके हैं, साइनाइड आयन के। तो ये कम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, कम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। तो आप देखिए संकड़ का आंसर मिल गया DsP2 संकड़। और जैसे ही DsP2 संकड़ हुआ तो संरचना बनाना है। संरचना में क्या होगा भाई, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर क्या होगा, निकिल स्क्वायर बनेगा, वर्ग समतली, ठीक है, वर्ग समतली। यहाँ पर क्या है, साइनाइड आयन, साइनाइड आयन, साइनाइड आयन, साइनाइड आयन। फिर से समझ लीजिए, वर्ग समतली का मतलब स्क्वायर, ठीक है, एकदम बिल्कुल स्क्वायर जैसा वर्ग। और इस पर कितना माइनस है, 2 माइनस है। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितना है निकल का, 2+ है। इसका नाम है वर्ग समतली। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है तो मैं बना दूँ, दिखा दूँ। वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, दोनों शब्द जानिए। स्क्वायर प्लेनर जल्दी से याद हो जाता है, वर्ग समतली। अब इस संरचना हो गया। अब यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है कि कहीं पर अकेला कहीं है, देखिए तो 2 2 2 2 2 2 सब पेयर्ड है। यानी ये इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, प्रतिचुंबकी। क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकी। 3 आंसर मिल गया आपको। पहला आंसर मिल गया संकड़ DsP2, दूसरा आंसर वर्ग समतली, तीसरा आंसर प्रतिचुंबकी, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, जोड़े में है। तो 2 क्वेश्चन, तीनों में से कोई एक आ सकता है, संभावना प्रबल है, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा बिल्कुल विचित्र क्वेश्चन होता है। मतलब न ये चार्ज कोई नहीं रखा है, मतलब न माइनस रखा है न प्लस, यानी उदासीन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये पहले का हो गया sp3 संकड़ है, दूसरे का DsP2 है, तीसरे का देखिएगा, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। अब निकिल यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी, 0 है। निकिल यहाँ पर किस अवस्था में, 0। तो यानी यहाँ क्या रहेगा, 4s2 रहेगा, 4p 0 रहेगा। अब इसको 4 कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर CO है, 4 है, किसके साथ है, निकिल के साथ, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इस पर ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। अब सीधे संकड़ दिखाइए, इसका निकिल का संकड़ दिखाइए। तो ऑर्बिटल बनाइए, 3D कितना बनाएंगे भाई, इसमें 8, और 4s क्या है, 2 है, 4p क्या है, खाली है। तो अब इलेक्ट्रॉन भरिए इसके, फिर संकड़ दिखाइए। संकड़ कैसे दिखाएंगे, D8 हो करिए पहले, 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड हैं, 2 यस में है, और p क्या है, 0 है, यस क्या है, 2 है, और d क्या है, 8 है। तो लेकिन ये सी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। जैसे CN स्ट्रॉन्ग है, उससे भी ज़्यादा प्रबल कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो वो आएगा तो ये जो अकेले अकेले खड़े हैं ना, ये सब पेयर्ड हो जाएंगे, डर के मारे खड़े हो जाएंगे, मतलब 2 साथ में आ जाएंगे। जो स्ट्रांग होते हैं ना, वो डरा देते हैं दूसरे को, चाहे आदमी हो या जानवर, चाहे इलेक्ट्रॉन, चाहे लिगेंड। तो ये खाली हो गया। तो जो खाली हो गया तो ये बगल वाला दोनों इलेक्ट्रॉन यस का किस में आ गया, D में चला गया, डर के मारे। याद रखिए केवल जानने के लिए। तो 4s क्या हो गया, 0, और p क्या है, खाली है, 4p क्या है, खाली है। ये देखिए 4p 4s है, ये 3D है, याद रखना है। तो ये 3D क्या हो गया, कंप्लीट है, 10 हो गया। अब बिफोर बॉन्डिंग ध्यान रखिए, संकड़ होता है। तो अब इसको चाहिए क्या, निकिल क्या आ रहा है, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके। तो जहाँ खाली रहेगा वहीं अपना क्या करेगा, देगा, बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड, कोएडिशन बॉन्ड। तो यहाँ पर संकड़ क्या हुआ, sp3, क्योंकि एक यस यूज हुआ और एक 3p यूज हुआ। तो कौन सा संकड़ हुआ भाई, sp3 संकड़ बिफोर बॉन्डिंग होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ। अब बॉन्डिंग दिखा दीजिए इसका, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कि ये मेटल का इलेक्ट्रॉन है, किसका इलेक्ट्रॉन है, ये निकिल का। कौन देने जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। किस में देने जा रहा है, जो खाली है। जो क्रॉस इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के। कितने दे रहे हैं, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। C और O दोनों कैपिटल बनाइएगा, C कैपिटल, O स्मॉल बनाएंगे तो कोबाल्ट हो जाएगा। तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है ना,
कहीं भी अनपेयर्ड है नहीं है, तो ये कैसा है, प्रतिचुंबकी। क्या है, प्रतिचुंबकी, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर ये आकर्षित नहीं होगा बल्कि आंशिक रूप से प्रतिकर्षित होगा। तो 2 का आंसर मिल गया संकर। अब इसका संरचना बना लीजिए। जैसे ही संकर कैसा हुआ, sp3, तो समझ जाइए क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल। क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल। 109 डिग्री, ठीक है, 109 डिग्री, इस पर कोई चार्ज नहीं है, आवेशहीन है। तो क्या है आंसर, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी, टेट्राहेड्रल। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तीनों का आंसर। समय लगा लेकिन इनमें से एक आ सकता है, प्रबल संभावना है। अब आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी नाम और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तीन टॉपिक बचा हुआ है, तो उसको भी जल्दी से कवर करते हैं। तो अभी वीबीटी के अनुसार से तीनों क्वेश्चन का आंसर मिला। अब हम पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता लेते हैं, फिर आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी नाम पर चलते हैं। सीएफटी में से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन सीएफटी से नहीं पूछता, छोटे छोटे क्वेश्चन यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड में पूछता है। सीबीएसई में थोड़ा सा डिटेल पूछता है, सीएफएससी यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और उसको भरने को इलेक्ट्रॉन आ सकता है। लेकिन अभी हम यूपी और एमपी बोर्ड के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं। जब हम सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बनाएंगे तो उसको डिटेल जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा सा पैटर्न बदलता है। तो चलिए, CFT इसका पूरा क्या नाम है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड FIELD, स्पेलिंग में गड़बड़ जाता है, FIELD, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत ना, हिंदी में ही बोलते हैं ना। चलिए, अब इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। पहला क्वेश्चन कि T2 डेल्टा O और डेल्टा T में T2, फिर से सुन लीजिए, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में क्या पूछता है, संबंध पूछता है। डेल O और T में संबंध पूछता है। तो आपको पता है ना, T2 बराबर क्या होता है, डेल्टा O में संबंध 4/9 डेल O, ठीक है, मैं सही लिखा हूँ। T टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में संबंध के लिए, तो यहाँ जीरो लिखते नहीं है, तो T और डेल्टा O में संबंध क्या है, 4/9 डेल्टा O, यानी डेल्टा O क्या है, डेल्टा O T2 का क्या है, दुगुना है, टेट्राहेड्रल का दुगुना है। मैं बार बार T2 बोल रहा हूँ क्योंकि फिर से मैं बता दूँ संबंध, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, सही मैं क्वेश्चन ही गलत बता दिया, मैं सुधार रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इसको समझिएगा। देखिए, डेल्टा O और डेल्टा T में संबंध पूछता है, तो ऐसे इधर दिया है तो आप 9/4 लिखेंगे, इधर ही डेल्टा T इधर दिया है और डेल्टा O इधर दिए लिखा है, तो 4/9, ये मैथमेटिकली क्रॉस है, समझ लीजिएगा। ये संबंध पूछता है पहला, T फॉर टेट्राहेड्रल, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये डेल्टा जो शब्द है वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी स्प्लिटिंग एनर्जी है। जितना ज़्यादा T2G के बीच का एनर्जी गैप, मतलब समझ लीजिए कि एनर्जी गैप है, ठीक है। और T फॉर टेट्रा, O फॉर ऑक्टा, इन दोनों में संबंध हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा O में संबंध पूछता है कि कब, यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यदि लिगेंड कैसा है, प्रबल है, ठीक है, तो किसके किसके बीच, डेल्टा O और P के बीच संबंध पूछता है। प्रबल है तो कहाँ पेयर होगा, तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगा, कम होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा। प्रबल लिगेंड के केस में इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी निम्न स्पिन यौगिक, निम्न स्पिन यौगिक या कॉम्प्लेक्स। लिगेंड कैसा है, प्रबल है, तो डेल्टा O क्या है, यानी ये जो T2G और EG है, इसको क्या बोलते हैं, T2G, इसको क्या बोलते हैं, EG। जब ये स्प्लिटिंग किस में हो रहा है भाई, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल। ये पूरा समझे होंगे डिटेल, तभी आपको बात समझ में आ रहा होगा कि CFT के अनुसार जो D ऑर्बिटल है वो स्प्लिट कर जाता है जब लिगेंड आते हैं T2G और EG, ठीक है। तो इसमें 3 नीचे होता है, यहाँ से बीच में क्या होता है, बेरी सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ तक 2/5 माइनस डेल्टा O, और ऊपर वाला 3/5
ठीक है, प्लस डेल्टा ओ के बराबर होता है। इसको भाग कर लेंगे तो 0.6 आ जाएगा डेल्टा ओ, और ये क्या कर लेंगे, इसको भाग देंगे तो माइनस 0.4 डेल्टा ओ आ जाएगा। ठीक है, यदि डी क्यू में लिखेंगे किसके, एक डेल्टा ओ बराबर कितने के, डी क्यू के 10 डी क्यू के बराबर होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 और 4 डी क्यू में हो जाएगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल में, इसी के यदि टेट्राहेड्रल केस में पूछेगा तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। यदि हम इसको ऐसे तोड़ दें, नीचे 2 ऊपर 3, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। दोनों साथ साथ बना दिया समझाने के लिए, अलग अलग बनेगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल। इसमें क्या लिखेंगे, ये है टी, और यहाँ क्या है, सॉरी हाँ टी, और ये क्या है ई। जी शब्द क्या हो जाएगा, जी यहाँ से हट जाएगा। टेट्राहेड्रल केस में क्षेत्र में जी शब्द, जीरेड वर्ड हट जाता है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या पूछता है, ऑर्बिटल के नाम पूछ लेता है कि ऑक्टाहेड्रल में ऊपर वाले जो 2 ऑर्बिटल हैं उसके क्या नाम होंगे, कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे। तो ये कौन सा होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 2 ऊपर वाले होंगे, और नीचे क्या होंगे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। नीचे वाले 3 डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ऊपर वाले स्क्वायर वाले हैं। और इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, माइनस कहिए या डैश कहिए, होना चाहिए क्या, मुझे कमेंट करके बताएंगे। डी जेड स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये 3 ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो नाम भी पूछ लेता है, संबंध पूछ लेता है। अच्छा, जब लिगेंड क्या होगा, दुर्बल होगा, तब क्या होगा संबंध भाई, तो डेल्टा ओ क्या होगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयर नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ठीक है ना, विपरीत स्प्लिटिंग वाले पार्ट में चला जाएगा। तो ये भी कभी कभी संबंध पूछ लेता है। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं आईयूपीएसी नाम और आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में मेनली पूछता है कौन सा, आयनाइजेशन वाला। और आईयूपीएसी नाम के लिए देखते हैं क्या नियम है, उसको बताते हैं एग्जाम्पल। हालांकि आईयूपीएसी नाम बताना थोड़ा लंबा लगेगा, क्यों, क्योंकि पढ़ेंगे आप कुछ, आएगा कुछ, तो नियम जानना पड़ेगा। नियम आप पढ़ लीजिएगा, हम बता देते हैं, थोड़ा नियम बता दें, चलिए बता देता हूँ। जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं उसके कॉम्प्लेक्स पर क्या आवेश है, धनात्मक है कि उदासीन है कि ऋणात्मक है, इसके आधार पर नियम बनाए गए हैं। तो उन नियमों को मैं शॉर्ट में जल्दी से बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। पहले एग्जाम्पल बताऊंगा, नाम लिखूंगा, फिर नियम बता दूंगा। ठीक है ना चलिए मैं पहले नाम लिखने जा रहा हूँ। तो जिस यौगिक पर धनावेशित चार्ज होता है, यदि काउंटर न हटाएंगे तो इस पर कितना चार्ज आएगा, 3+। तब इसका नामकरण कैसे करेंगे, पहले नाम बता रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ पर 6 रहेगा, तो लिगेंड से स्टार्ट हो रहा है, हेक्सा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अच्छा इस इंग्लिश में लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, हिंदी में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा। पानी के लिए क्या लिखते हैं, एक्वा। ये मेटल कौन सा है, टिटेनियम, तो टिटेनियम। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 3rd क्लोराइड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसका नियम कैसे है कि आपको कैसे समझ में आया, देखिए मैंने क्या लिखा, पहले लिगेंड की संख्या, फिर क्या लिखा, लिगेंड का नाम, फिर क्या लिखा, उसके केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, फिर क्या लिखा, उसका ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकालेंगे, आपको आना चाहिए, उसके लिगेंड पर कितना आवेश है, कि लिगेंड क्या है, उसके आधार पर निकलता है। और फिर काउंटर आयन का नाम बिना कुछ नंबर दिए कि ट्राईक्लोराइड की क्लोराइड, सिर्फ क्लोराइड लिख दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इसके नियम जान लीजिए, नियम क्या है, तो पहले लिखना है क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, क्या लिख देना है, नंबर ऑफ लिगेंड, एल फॉर लिगेंड है। फिर क्या लिखना है, नेम ऑफ लिगेंड, पहले नंबर, वो भी अल्फ़ाबेट। ठीक है ना, यदि लिगेंड के 2-3 तरह का है तो अल्फ़ाबेट में यूज़ करेंगे, जैसे एमीन है, अमोनिया है और पानी है, तो पहले क्या लिखेंगे, एमीन, एक पहले आ रहा है एमीन। एक्वा में भी एक, देखिए पानी के लिए क्या लिखना है, एक्वा, और अमोनिया के लिए NH3 के लिए क्या लिखना है, एमीन। तो ए दोनों में है सेम, तो उसके बाद AQ है, यहाँ M है, तो पहले कौन आएगा, अमोनिया के लिए एमीन है शब्द आएगा। इसलिए से अल्फ़ाबेट क्रम भी इस्तेमाल करते हैं, 2 तरह का लिगेंड होगा तब। तो चलिए, हमें तो यहाँ पे सेम तरह का ले लिया था मैं एग्जाम्पल के लिए। आगे लिखेंगे सेंट्रल मेटल सी, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, लेटर में इंग्लिश, नेम ऑफ सी
यम सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है, मेटल एटम या आयन इन इंग्लिश। यहाँ पर क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि लैटिन यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना, निगेटिव वाले में लैटिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंग्लिश प्लस ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में, ऑक्सीडेशन नंबर OX किस में, रोमन में। फिर क्या लिखते हैं, प्लस काउंटर आयन का नाम, काउंटर आयन नेम, ठीक है। ये हो गया नियम। तो नंबर, नेम, सेंट्रल मेटल एटम इन इंग्लिश वर्ड, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर और भी रोमन में, उसके बाद काउंटर नेम, काउंटर आयन का नाम। जैसे यहाँ क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा, उदासीन है यदि कोई कॉम्प्लेक्स, तो जैसे यहाँ पर लिखा है, मैंने एग्जांपल लिया है, फिर उसका नियम बता दूंगा। तो उदासीन लिया है मैंने PtCl2NH3 का होल 2, उस पर कोई चार्ज नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने एग्जांपल लिया है, सिस्प्लेटिन है, क्या है इसका कॉमन नेम, सिस्प्लेटिन, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। कभी कभी एप्लीकेशन भी पूछ लेता है कि सिस्प्लेटिन क्या है, कैंसर की दवा है, ये कॉम्प्लेक्स यौगिक है, ठीक है। चलिए इसका पहले नाम लिख देते हैं, फिर नियम बता देते हैं। तो पहले लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ क्लोराइडो है, यहाँ एमीन है, तो पहले क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, सॉरी एमीन, क्योंकि ए से आ रहा है, कितना है, संग 2 है, तो डाई एमीन, डबल एन में है यहाँ पर, डाई एमीन, डाई क्लोराइडो, 2 बार क्लोराइड भी है, तो लास्ट में क्या लग गया है, O। लिगेंड के नाम में क्या लग जाता है, O, जब जो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिगेंड के लास्ट में O लगाना है, E हटाकर O, जो भी लास्ट में रहे, जैसे नाइट्रेट है नाइट्रेटो, क्लोराइड है तो क्लोराइडो। फिर उसके बाद क्या, इंग्लिश में मेटल का नाम प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीकर संख्या इसका कितनी है, यहाँ निकालेंगे x -1 × 2, यहाँ पर क्या है 0 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा +2, निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ रोमन में लिखेंगे, फिर उसके काउंटर आयन कोई नहीं है, छोड़ देंगे, ये हो गया। अब इसका नियम क्या है, तो नेम ऑफ, नंबर ऑफ लिगेंड, क्या हो गया नियम, नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, यहाँ तो आयन है ही नहीं है, ऑक्सीडेशन 0 है, नहीं ऑक्सीडेशन 2 है और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज 0 है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑक्सीकर संख्या कुछ भी हो सकता है। फिर उसका, फिर क्या लिखना है, रोमन अंक में ऑक्सीडेशन नंबर, किस में, रोमन में। फिर काउंटर आयन यदि होता तो काउंटर आयन कोई नहीं है तो छोड़ देंगे, और होता तो नाम लिख देते हैं। नियम सब कुछ वही है, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, ठीक है। यदि काउंटर आयन होता तो वही आगे लिख देते हैं। फिर अब ऋणात्मक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऋणात्मक वाला पूछा जाता है। तो पहले इसका नाम, फिर उसका नियम। तो नाम क्या लिखेंगे, इसको मिटा दूँ ऊपर वाला, क्लियरिटी के लिए और साफ सुथरा दिखने के लिए। चलिए ऋणात्मक वाले का जल्दी से समझते हैं। ऋणात्मक वाले में क्या है भाई, क्या है, K4FeCN होल 6। अच्छा ये दिख नहीं रहा कि ऋणात्मक धनात्मक कैसे जानेंगे, काउंटर आयन क्या है, प्लस है, क्योंकि पोटेशियम है, पोटेशियम पर क्या जो प्लस होता है। तो पहले कहाँ, पहले नाम लिख देता हूँ, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर यहाँ से स्टार्ट, हेक्सा साइनाइडो या साइनो भी लिख सकते हैं। फेरेट, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम लैटिन में, वो भी 8 लगाकर है। फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, फिर कोई काउंटर आयन नहीं है। तो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ सीखना है कि मेटल का नाम यदि इंग्लिश और लैटिन 2 नाम है तो लैटिन को ही लिखना है, ठीक है ना। और 8 लगाना भी है। मैं थोड़ा जल्दी में नहीं हूँ तो थोड़ा आप इसको स्लो कर लीजिएगा, जहाँ मैं जल्दी में हूँ। आपके पास तो ऑप्शन है ना, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है। चलिए तो पहले क्या लिखेंगे, काउंटर आयन, नेम ऑफ काउंटर आयन, नेम ऑफ काउंटर आयन। फिर क्या लिखना है, फिर नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, वो भी अल्फ़ाबेट ऑर्डर, ठीक है। फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लिखना है, लैटिन नेम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लैटिन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड या लैटिन में वर्ड लिखिए चाहे मत लिखिए। फिर क्या लगाना है, ATE, 8 लगाना है। फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर
किसमें, रोमन में। ये नियम उसके हो गए। तो थोड़ा सा मैं आईपीएससी नाम तक ही आज रखूँगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म के लिए थोड़ा समय नहीं है, लेकिन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जरूर पढ़िएगा। कौन सा नहीं आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन है आइसोमेरिज्म। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लीजिएगा। मैंने मेहनत किया कि नहीं, ये आपके लाइक और सब्सक्राइब से पता चलता है, मैंने वाकई में किया कि नहीं, ये आप जब फीडबैक देते हैं तभी पता चलता है। तो आप मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए गुड लक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।